ओके, सो नाउ अब मैं आपको बताऊंगा जो डेटा के टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि हम डेटा कॉन्टिन्यूस डेटा क्या है एंड डिस्क्रीट डेटा क्या है। अब ऐसी वैल्यूज जो कंप्लीट नंबर में मेजर करते हैं, दैट इज अ डिस्क्रीट डेटा। उसके अंदर जो है जंप्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आप नंबर ऑफ एग्स, जो नंबर ऑफ एग्स है, नंबर ऑफ एग्स है, ये बेसिकली क्या है, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे। या आप 2 एग खरीदोगे, या आप 5 एग खरीदोगे, या आप 10। तो इसमें क्या है, कंप्लीट नंबर है, इसके अंदर गैप है, यानी कि 10 के बाद 11 है, तो 10 और 11 के अंदर जो वैल्यूज है मिसिंग है। और इस तरह का डेटा होता है, इस नेचर को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा है, और इसमें कंप्लीट नंबर में यानी कि डेसिमल में मेजर नहीं करते हम, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। जबकि दूसरी तरफ जब हमारे पास ऐसा डेटा होता है जो हम इंटरवल में मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल आई लव दिस एग्जांपल, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये आपके पास क्या है, बिगेस्ट एग्जांपल है किसकी, कॉन्टिन्यूस डेटा की। यानी कि टेम्परेचर को कभी भी आप मेजर नहीं करेंगे वैल्यूज को छोड़ के, डेसिमल में मेजर करेंगे। यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आपको टेम्परेचर बताया जाता है न्यूज़पेपर में, कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे जी 2 सेंटीग्रेड से लेकर 25 सेंटीग्रेड तक आज टेम्परेचर रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो 2 सेंटीग्रेड मिनिमम 2 सेंटीग्रेड रहेगा और मैक्सिमम 25 सेंटीग्रेड रहेगा। अब ये जो ओवर इन द अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्परेचर जो है आपका, वो क्या होता है, कम होता है। ओवर टाइम जैसे दिन गुजरता है टेम्परेचर बढ़ता है, एंड देन डे के अंदर 2 से 3, 2.1, 2.2, 2. सो ऑन, 3, 3.1 सो ऑन, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 25 तक जाता है। और उसके बाद जब टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है नून, नून के बाद फिर जब दोबारा शाम होती है, देन टेम्परेचर गोइंग टू डिक्लाइन, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि ये डिक्लाइन हो रहा है। तो ओवरऑल जो आपकी हर वैल्यू को ज्यूम कर रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी वैल्यू को ज्यूम कर रहा है, डेसिमल में हो या दूसरी वैल्यू में हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपका कॉन्टिन्यूस डेटा है। जैसे मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल बताई, इज अ कॉन्टिन्यूस डेटा, जबकि आपका स्पीड ऑफ कार इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। यस, यस अफजल, बिल्कुल, जो स्पीड ऑफ कार है ये भी जो आपका कॉन्टिन्यूस डेटा है। इसी तरीके के साथ ऐसे तमाम डेटा सेट्स जिनको कॉन्टिन्यूटी या डेसिमल पॉइंट में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस डेटा। और ऐसे तमाम डेटा जिनको हम कंप्लीट वैल्यू में या नॉन डेसिमल, जो डी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, उनको हम मेजर करते हैं, वो आपकी क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। जैसा कि अगर आपका एक्सचेंज रेट या स्टॉक मार्केट की प्राइसेस, वो भी आप कॉन्टिन्यूस डेटा है, वो कभी भी ऐसे जंप नहीं करेगा, 1 के बाद 2 नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कैसी है, उसका स्टाइल क्या है, नेचर क्या है। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। उसके अलावा भी हम 4 और डेटा सेट्स की टाइप पढ़ते हैं डेटा के अंदर। उसमें हम सबसे पहले हमारे पास आता है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड लास्टली रेशो। जो कार्डिनल है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं, कार्डिनल की बात करूं, तो कार्डिनल स्केल के अंदर आपके पास ऐसा डेटा होता है जिसकी एक्चुअल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इक्वल डिस्टेंस के अंदर होता है, और वो आपको मेंशन है। जैसे नंबर ऑफ हाउसेज इन अ स्ट्रीट है, वो एग्जैक्टली एक्चुअल पता है आपको, एक्चुअल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कि इस गली में 10 घर है, या इस गली में 5 घर है। या अगर मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग जो प्राइस है एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ये आपका डेटा है, क्या क्या बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू ये कार्डिनल डेटा है। कार्डिनल का मतलब ये कि आप ऐसा डेटा जो काउंटेबल है, सीधा काउंट करते हैं आप, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल डेटा। और उसमें मैंने बताया कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज का पता होता है। देन यू हैव ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा के अंदर, ऑर्डिनल डेटा जो आपके पास है, ऑर्डिनल डेटा आपके पास गिवन है, उसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास ऑर्डरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट है। और कैरेक्टरिस्टिक्स है और एट्रीब्यूट है, ये आपकी पोजीशनिंग को बताता है। इसी तरीके से जो पोजीशन इन अ रेस, उसमें क्या, नंबर 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ये रैंकिंग जो है, ये ऑर्डरिंग जो है, ये पोजीशनिंग है, ये आपका ऑर्डिनल है, जो आपके एट्रीब्यूट को बताती है। इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल लें, अगर आप एक रेस है, उसमें रनर्स हैं, ये कार रेस है, द रैंकिंग ऑफ देयर द विनर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो आपका इस तरह का जो डेटा होगा वो आपका ऑर्डिनल डेटा होगा। ये कंपेरेबल डेटा इसको बोलते हैं, ऑर्डिनल का मतलब कंपेरेबल डेटा। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा को हम कहते हैं जिसमें ऑर्डरिंग नहीं होती, इसमें बाय नेम डेटा होता है। बाय नेम डेटा फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर्स हैं, आपकी कोडिंग्स हैं, या स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप एक्सचेंज करते हैं, दे आर बाय नेम।
नॉमिनल डेटा होता है, ये आप इसको जो नेचुरल ऑर्डरिंग होती है उसको चेंज नहीं कर सकते, नेचुरल ऑर्डरिंग को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा। और इसके अलावा एक और होता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या है? बेसिकली रेशियो स्केल जो है वो आपको कुछ ऐसी डेटा है जिसको आप रेशियो स्केल में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो इज अ हेल्पफुल इंडिकेटर, या उसके अलावा आप जो जो ऐसे वेरिएबल जो रेंज में आप मेजर करते हैं, यानी कि आपकी जो मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज के दरमियान है, उसको आप एज ए रेशो मेजर करते हैं, या इनको आप इंटरवल डेटा भी बोलते हैं, यानी आप इसको इंटरवल डेटा भी बोलते हैं। तो आप के 4 मैंने टाइप्स बताई हैं। आप नंबर 1 बताइए कार्डिनल, जो कि आपको मेजर करती है, काउंटेबल है, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू होती है। नंबर 2 मैंने बताई है ऑर्डिनल, जिसमें आप डेटा को कंपेयर करते हैं, जो रैंकिंग होती है, पोजीशनिंग बताती है। नंबर 3 नॉमिनल, बाय नेचुरल लॉ, नेचुरल वैल्यू, और बाय नेम उनकी ऑर्डरिंग होती है, नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। एंड लास्टली रेशियो और इंटरवल, इसके अंदर आपको जो स्केलिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू रेशियो होती है, और इंटरवल के अंदर क्या बेसिक गिवन आपको रेंज गिवन होती है। तो ये जो है बेसिकली डाटा की टाइप्स हैं जो हम इकोनोमेट्रिक्स के अंदर, चाहे वो प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी डाटा हो, दोनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द रिटर्न, या इसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं ग्रोथ रेट। आपने अगर किसी चीज का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, या आपने देखना है कि एक चीज एक साल की निस्बत कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि आपके पास 2020 में जो स्टॉक मार्केट का डेटा है वो 2021 के मुकाबले में कितना ज्यादा है, कम हुआ, तो उसमें हम करते क्या है? उसमें हम करते हैं करंट टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे गिवन अगर आप देखें तो आपके पास पीटी है, प्राइस ऑफ एसेट जो है वो गिवन टाइम में है, माइनस लैग वैल्यू लास्ट ईयर की वैल्यू, और डिवाइड बाय लास्ट ईयर की वैल्यू। अब ये जो आप लास्ट ईयर की वैल्यू डिवाइड कर, इसका मतलब है आप पिछले साल की निस्बत इस साल की एसेट प्राइसिंग की कीमत कितनी बढ़ी है, कम हुई है, उसको मेजर कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ रेट है इसके अंदर ये यूनिट लेस होता है, मतलब इसका यूनिट नहीं होता। इसमें आप ये देखते हैं कि किस रेट से आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इसके अलावा लॉग रिटर्न भी होता है कि आप ये देख सकते हैं कि आपके पास करंट प्राइसेस डिवाइड बाय द लैग ईयर प्राइसेस, उनका जो नेचुरल लॉग है वो भी आपको रेट बताता है। तो इस तरह के जो मोस्टली हम करते हैं, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम जो डेटा को इस तरह इस्तेमाल करते हैं और चीजें इसमें से कैलकुलेट की जाती हैं हम। एंड देन नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल वेरिएबल्स। अब ये जो है इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। अब जो नॉमिनल कॉन्सेप्ट, नॉमिनल से मुराद है कि आपकी जो भी चीजें हैं उनकी जो प्राइसेस है करंट प्राइसेस में, जी कार्डिनल एंड रेशियो प्लीज। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ये इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप मुझे बता दें कि कार्डिनल और जो रेशियो स्केल में डिफरेंस क्या है। कार्डिनल जो है बेसिकली आपके पास, मैंने बताया कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको एक गली के अंदर कितने घर हैं, नंबर ऑफ जो हाउसेज हैं, वो आपका काउंटेबल है, एग्जैक्ट है, वो आपका क्या है? कार्डिनल है। एंड रेशो के अंदर क्या है कि आपके पास गिवन रेशो है, जैसे मैंने बताया कि आपको एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट टू टीचर रेशो। स्टूडेंट टू टीचर रेशो इसका मतलब क्या है कि आप हर क्लास के अंदर एक जो स्टूडेंट टू टीचर रेशो है वो कितनी है, यानी कि एक टीचर को कितने स्टूडेंट्स को टीच करना पड़ रहा है, ये दैट इज द रेशो। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का जो डेट है, जो पाकिस्तान ने जो कर्जा देना है, वो जो डेट है वो आपका जीडीपी के लिहाज से, जो आपकी इनकम है उसके लिहाज से कितना है, दिस इज आल्सो रेशियो स्केल। क्लियर है अफजल? इज दैट क्लियर नाउ? ओके, देन ओके, उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल रियल का कंसेप्ट बता रहा था। नॉमिनल आपको मैं ये बता रहा था, जब आपके पास नॉमिनल होता है वो आपकी जो चीजें हैं उसकी जो भी कीमत है वो क्या होती है करंट प्राइसेस के अंदर। नॉमिनल मीन उसमें जो आप इन्फ्लेशन जो है उसका उसको आप काउंटर या रिकाउंटर नहीं करते, यानी कि आपको जो करंट प्राइसेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चेयर है और मैंने वो जो चेयर है वो मेरे पास उसकी चेयर की जो कीमत है वो क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 रुपीज। अब 20 रुपीज उसकी क्या नॉमिनल वैल्यू है। अब अगर मैं देखूं, अगर ये है इन 2019, अब अगर इन 2020 में देखूं, 2020 के अंदर वही जो चेयर है उसकी जो प्राइस है अब क्या है, वो है
फॉर एग्जांपल 25। अब जो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू 2019 के अंदर जो उसकी नॉमिनल वैल्यू थी वो 20 रुपए थी, 2020 के अंदर उसकी नॉमिनल वैल्यू 25 रुपए है, बट जो उसकी रियल वैल्यू वो क्या है, 1 शेयर। यानी रियल जो है वो हम जो नॉमिनल होता है उसको हम इन टर्म ऑफ करंट प्राइसेस लेते हैं। जो नॉमिनल है ये हमेशा हम देखते हैं कि इन टर्म ऑफ करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस के अंदर उसकी क्या कीमत है, दैट्स द नॉमिनल प्राइस। और उसके बाद जो रियल के अंदर क्या है, रियल में क्या है कि आपकी जो इन टर्म ऑफ गुड्स, रियल जो होती है इन टर्म ऑफ गुड्स होती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने अगर किसी भी चीज को रियल बनाना है तो आप क्या करते हैं, रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल, उसकी जो नॉमिनल प्राइस होगी और डिवाइड बाय आप इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे देन इक्वल टू रेट इन परसेंटेज आ जाएगा और आपके पास ये क्या रियल वैल्यू उस चीज की आ जाएगी। अगर हमारे गिवन केस में देखें, अब मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज पाकिस्तान उस वक्त जो आपके पास जो रियल वैल्यू उसकी कितनी आएगी है, उसकी 25 वैल्यू थी हमारे पास, उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सपोज अगर आपके पास इन्फ्लेशन है 5% है, 6% है, 7% है, 10% है। अगर इन्फ्लेशन है फॉर एग्जांपल आपके पास 10% है तो उसकी जो रियल वैल्यू है वो 2.5%, 2.5 है। और आपने क्या किया है, इसमें किया क्या कि आपने उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उसको डिवाइड किया इन्फ्लेशन के साथ। अब इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी कि जो आपके पास जो कीमतें हैं ओवरऑल उसको इंक्रीज होता है, उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट इंडेक्स होते हैं। नॉर्मली उसको हम यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक बास्केट है, इस बास्केट के अंदर डिफरेंट जो डेली रूटीन की चीजें हैं जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसमें रखी हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आप ये इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर उनकी कीमत बढ़े तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन है, इतनी इन्फ्लेशन है, जिस रेट से बढ़ेगी उतनी इन्फ्लेशन है। नॉमिनल वैल्यू, यस, नॉमिनल वैल्यू को जब इन्फ्लेशन में से माइनस करते हैं रियल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कितना इन्फ्लेट हुआ या डिफ्लेट हुआ है, अगर उसकी रेट कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि अगर आपके पास करंट प्राइसेस हैं उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास रियल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने ये देखना है कि आपका प्राइस कितनी डिफ्लेट कर रही है, प्राइस कितना डिफ्लेक्टर है, उस केस में आपके पास क्या है, आपने जो नॉमिनल वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना है उसके डिफ्लेक्टर या इन्फ्लेटर के साथ। इन्फ्लेटर जो है इन्फ्लेशन से है, डिफ्लेक्टर जो है जो प्राइसेस कम होती है उसके लिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, करंट प्राइसेस, और रियल का मतलब क्या हुआ, इन टर्म ऑफ गुड्स। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग का सीरीज। अगर आप सीरीज किसी सीरीज पर्टिकुलर सीरीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी खास नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, या किसी उसकी प्राइस में ये करना चाहते हैं किसी खास ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो रियल कोई भी एक वैल्यू है, हाउसिंग प्राइसेस है, वो 2010 में उनकी क्या वैल्यू थी, क्या प्राइसेस थी, या 2020 में क्या थी, या किसी भी एक स्पेसिफिक ईयर के अंदर करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी नॉमिनल सीरीज होगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिफ्लेक्टर के साथ, उसके रेफरेंस ईयर के साथ, और डिवाइड करते हैं करंट ईयर डिफ्लेक्टर के साथ। और वो जो डिफ्लेक्टर है वो डिपेंड करता है कि आप बेस ईयर कौन सा ले रहे हैं। अगर आप बेस ईयर करंट बेस ईयर ले रहे हैं, दैट इज करंट ईयर इज, उसको आप रेफरेंस करते हैं 100। जस्ट लाइक ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जब आपके पास कोई भी आप रेट मेजर करते हैं तो आप बेस ईयर को लेते हैं 100। तो इसमें जो भी आप वैल्यू लेंगे प्रीवियस ईयर की या उसको रेट करेंगे, इसका मतलब है कि आप उस फिगर को 100 रखेंगे, अज्यूम करेंगे, ताकि आप उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकें एज अ बेस ईयर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम जो मेन चीज इसमें ये है कि आप ये देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल थ्योरी या आपकी इकोनॉमिक थ्योरी कैसे फॉर्मुलेट होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं। और ये जो स्टेप्स हैं इसमें सबसे पहले आप करते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल थ्योरी है जो कि प्रीवियस स्टडीज में अवेलेबल होती है, देन यू हैव टू फॉर्मुलेट योर ओन मॉडल। आप थ्योरेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट करते हो इन द लाइट ऑफ लिटरेचर, एंड आफ्टर दैट यू कैन कलेक्ट द डेटा, एंड आफ्टर दैट यू एस्टिमेट द मॉडल एस्टिमेट करने के बाद देन आप देखते हो कि आया कि दिस मॉडल इज स्टैटिकल सिग्निफिकेंट है और नॉट। अगर सिग्निफिकेंट है देन यू इंटरप्रेट द मॉडल एंड यूज फॉर एनालिसिस। अगर वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, एडुकेट नहीं है, देन गो बैक
reformulate the model and go towards the re-estimate the model, and then collect the data and then do the estimation and do again this step. If still significant, not significant, then go back again. So this is the whole procedure to these are the steps which are given in any kind of developing theory. कोई भी आप थ्योरी है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं कि जैसे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की बुक में एग्जांपल है कि अगर आपकी जो कंजप्शन है इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, अगर आप इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं, अब आपके पास क्या है कि इनकम इंक्रीजेस, कंजप्शन इंक्रीज ड्यू टू इनकम इंक्रीज, उसके बाद आपने फार्मुलेट किया मॉडल, उसके बाद आपने उसको डाटा लिया कंजप्शन का, इनकम का, देन एस्टिमेटेड मॉडल, और देन आपने देखा कि अगर सिग्निफिकेंट है, स्टैटिकल सिग्निफिकेंट है, देन गो फॉर दैट, देन यू कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, इतने परसेंट इनकम इंक्रीज होगी, इतने परसेंट जो कंजप्शन कम या ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो बेसिकली जो फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं हम इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप करते हैं या मॉडल का ये थ्योरी को डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं किसी थ्योरी को। एंड नेक्स्ट वी हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कोरिलेशन। अब जो कोरिलेशन क्या है, बेसिकली ये आपको बताता है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान एसोसिएशन कितनी है। बेसिकली जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टू डिफरेंट थिंग्स। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास जो कोरिलेशन है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बताता है। दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल्स आपके पास हैं उन वो आपस में कितना कोरिलेट करते हैं, कितना रिलेट करते हैं, कितना एसोसिएट करते हैं, और स्टैटिकली इनका रिलेशनशिप क्या है। और उसके अलावा आपके पास जो कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 1 और -1 और +1 के दरमियान होती है। -1 का मतलब है 100% नेगेटिव परफेक्टली कोरिलेशन, और +1 का मतलब है 100% पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्टली कोरिलेटेड इसको बोलते हैं। अब उसमें हमारे पास आपके पास अगर कोरिलेशन जो है उसका जो कोएफिशिएंट है वो R है, वो आपको क्या बताता है कि ये दोनों वेरिएबल आपस में स्टैटिकली कितने कोरिलेटेड है। अगर वो दोनों कोरिलेटेड है, अगर दोनों पॉजिटिव कोरिलेटेड है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आपकी स्टडी आवर बढ़ने से आपके मार्क्स ज्यादा हो गए, अब आपका जो टाइम ऑफ स्टडी है और वो आपके जो मार्क्स हैं वो क्या है, दोनों आपस में कोरिलेट हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं, आप इसमें आपको पता नहीं है कि आया के टाइम ज्यादा करने से स्टडी मार्क्स ज्यादा आए हैं या ज्यादा नंबर आने की वजह से आपने ज्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। सो यू आर नॉट श्योर। इसमें सिर्फ आप क्या बता सकते हैं, ये दोनों कितने कोरिलेट करते हैं, कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, या जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना मैं ज्यादा पढ़ूंगा। तो इसके अंदर आपके पास क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है। इस तरीके से अगर आपका जो नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर क्या है कि आपके अगर मैं कहता हूं कि इनकम मेरी बढ़ रही है तो मेरी कंजप्शन जो है वो जो मेरी अगर इनकम बढ़ रही है कंजप्शन मेरी कम हो रही है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका जो टाइम ज्यादा हो रहा है और आपका सेमिनार खत्म हो रहा है, तो इसके पास आपके लिए तो इसी तरीके से आपके पास जो अगर दोनों का आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा दैट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव होगा नेगेटिव कोरिलेशन, एंड देन अगर उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन, दे आर नॉट कोरिलेटेड। और अगर वो दोनों 100% दोनों अगर हाईली कोरिलेटेड होंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 के करीब होगी, चाहे वो -1 के करीब हो चाहे +1 के करीब हो, तो हाई कोरिलेटेड होगा। अगर उसकी वैल्यू 0.5 तक होगी तो हम इसे मॉडरेट कोरिलेट कहेंगे, अगर 0.5 से कम होगा तो हम इसे कहते हैं लो कोरिलेशन। और ये जो कैटेगराइज है ये बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की बुक गुजराती के अंदर अवेलेबल है, गिवन है कि आपकी जो रेंज है, जो हाई रेंज है वो क्लोज टू 1 है, 0.5 तक है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर नॉन लीनियर। I will explain in next slide। आगे मैं सिंपल रिग्रेशन के और नॉन के बारे में बता दूंगा। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। लीनियर का मतलब होता है कि जब आपके लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर इन जब आपके वेरिएबल्स की आपकी पैरामीटर की पावर है 1 है, अगर यानी इसको हम कहते हैं लीनियर है। अगर आपके पैरामीटर की या आपके जो वेरिएबल्स की पावर है वो ज्यादा है, दैट्स कॉल्ड, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 है तो क्यूबिक है, अगर 4 है तो टेट्रा है। इन सेम वे अगर आपके पास अगर आप देखें हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है, अगर कोई भी जो कर्व है वो यू शेप है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता रहा हूँ y इज इक्वल टू आपके पास है a प्लस bx, ये मेरे पास लीनियर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसके अंदर y and x वेरिएबल्स है,
ए एंड बी, ए जो इंटरसेप्ट है, बी कोफिशिएंट है। अब इसके अंदर जो लीनियर, ये पैरामीटर के अंदर भी लीनियर है, इसकी पावर 1 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी इसकी पावर 1 है। इसका मतलब है ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है लीनियर इन पैरामीटर है, लीनियर इन वेरिएबल है, इस का लीनियर। और नॉन लीनियर क्या होगा इसके अलावा, जैसे y इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो आपको क्वाड्रेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो भी इक्वेशन जिसकी पावर 1 के अलावा कोई भी होगी वो नॉन लीनियर होगी। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है रिग्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। रिग्रेशन बेसिकली आपके पास क्या है, इज अ कैलकुलेटेड मेथड है जिसके अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं, देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना डिपेंडेंट है, उससे कितना अफेक्ट कर रहा है, या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना चेंज कर रहा है। उसके लिए अगर इसका जो मेन मकसद क्या होता है कि आप देखना चाह रहे होते हैं कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जैसे मैंने गिवन एग्जांपल में कहा, थ्योरी ऑफ कंजप्शन के अंदर हमारे पास क्या हम कहते हैं, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। जो कंजप्शन का फंक्शन है वो इनकम का है, और हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक यूनिट, एक रुपया इनकम मेरी जो इनकम है इंक्रीज हो, वाई इज इनकम, 1 रुपया मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज हो, और उससे कितने रुपए या कितने पैसे मेरी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो वो आपका बेसिकली क्या बताएगा, ये अनदर वर्ड में चेंज इन, जो आपका बताएगा चेंज इन सी ड्यू टू चेंज इन वाई। एक यूनिट वाई में चेंज होने से कितना जो है वो सी में चेंज होता है। वाई इज इनकम, सी इज कंजप्शन। तो दैट इज बेसिक रिग्रेशन। जो रिग्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपके पास थ्योरी है, स्पेसिफिक स्टडी है, वो एक वेरिएबल की डिपेंडेंस दूसरे वेरिएबल पर कितनी है। अगर 2 वेरिएबल हो उसको हम सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर जो रिग्रेशन के अंदर 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेन वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस हमारे केस के अंदर जो हमारे पास सी है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये कि जो कंजप्शन है वो डिपेंड कर रही है इनकम पे। अगर आपकी इनकम ज्यादा या कम होती है तो आपकी कंजप्शन भी ज्यादा या कम होती है। उसके बाद आपके पास है कि आपकी जो रिग्रेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली रिग्रेशन का इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं, और ऑब्जर्वेशन के अंदर आप पैरामीटर एस्टिमेट करते हो, और पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए आपका मकसद क्या होता है कि आप एनालिसिस करते हो, या एवेलुएट करते हो, या प्रेडिक्ट करते हो। तो ये बेसिकली जो है रिग्रेशन लाइन है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन बेसिकली आपको बताता है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन कितनी है, लेकिन विदाउट टेलिंग अस कि उसके अंदर हमारे पास कौन सा वेरिएबल किसको अफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपकी जो ज्यादा पढ़ने से आपके मार्क्स आ रहे हैं, या ज्यादा मार्क्स आने से आप पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान हमें ये कॉजलिटी नहीं पता कि कौन वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन जबकि दूसरे केस के अंदर हमें पता है कि जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होने से हमारी कंजप्शन बढ़ती है या कम होती है। वो अगर इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि जो कंजप्शन है वो डिपेंड कर रही है इनकम के ऊपर। तो रिग्रेशन के अंदर हम जो हमारे पास क्या होता है, हम जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और कॉजेशन होती है। जबकि कोरिलेशन के अंदर कॉजेशन नहीं होती, और आपको पता नहीं होता कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आपके पास जो सिंपल रिग्रेशन क्या होती है, ये जो सिंपल रिग्रेशन है इसका जो मटेरियल मैंने लिया है दामोदर गुजराती की बुक है, ये जो बेसिक बुक, और ये है इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल सेकंड एडिशन से जो मैंने आगे जो मटेरियल लिया। नेक्स्ट इसके पास आपके पास है कि आपके पास सिंपल लाइन या सिंपल एसआरआरएम, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। अगर आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एसआरआरएम सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, अगर आप देखें हमारे पास जो गिवन है, इसमें yi is a dependent variable, b1 is a beta, is the intercept, b2 is a coefficient, x1 is a independent variable, and ui is error term or disturbance term. अब इसके एग्जांपल अगर लें हमारे पास, तो कंजप्शन फंक्शन है, जैसे मैंने बताया कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और वहां पे जो सी आई है वो आपकी कंजप्शन है एवरी ईयर की, प्लस सी नॉट है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट है या ऑटोनोमस कंजप्शन है। अगर आपकी इनकम 0 भी हो जाए तो आपकी कंजप्शन इतनी होगी। C1 जो है इसको हम बोलते हैं एमपीसी या बीटा,
बीटा जो है ये बताता है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपया इंक्रीज होगी तो आपकी कंजप्शन कितने डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। डिपेंड अपॉन करता है कि आप जब एस्टिमेट करते हैं कंजप्शन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। नॉर्मली कंजप्शन थ्योरी के अंदर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने से आपकी कंजप्शन बढ़ती है। और जो सी नॉट है वो बेसिकली आपका क्या है, वो आपका एमपीसी है। वो आपका क्या है, बेसिकली एमपीसी है, ऐसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाई वी इंट्रोड्यूस डिस्टर्बेंस टर्म। हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम क्या कहते हैं कि आया कि हमारे पास जो मेन एरर टर्म है क्यों ऐड करते हैं। फोकल वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, फोकल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। आई डिडंट गेट यू द फोकल, व्हाट डज यू मीन। आगे इसके डिफरेंट नेम्स है, मैं आगे बताता हूँ इस स्लाइड के बाद। आप शायद साहब इस स्लाइड के बाद बताता हूँ। अच्छा, इसमें मैं बता रहा हूँ कि व्हाई वी इंक्लूड एरर टर्म। एरर टर्म हम क्यों इंक्लूड करते हैं। एरर टर्म का जो बेसिकली ये है कि जब हम कोई भी एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है या आपके पास डेटा गिवन है उसके बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताई कि अगर मैंने अपने मार्क्स की प्रेडिक्ट की, अगर मेरे मार्क्स ज्यादा भी आ सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को एरर है, और एरर टर्म को इंक्लूड हम इसलिए करते हैं कि हमेशा हम सारी वैल्यू को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते वाई की, सम डिटर्मिनेंट लेफ्ट रह जाता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि आप कोई भी मॉडल है वो एरर से खाली नहीं है। इट मीन दैट कैन नॉट बी मॉडल, यानी कि मॉडल ऐसा हो सकता ही नहीं कि जो 100% एक्यूरेट हो। अगर 100% एक्यूरेट हो उसे हम क्या बोलते हैं, इज एग्जैक्ट रिलेशनशिप। अगर आप कहते हैं कि सर एरर जो है वो 0 हो जाए अगर आपका एरर जो है वो 0 हो जाए उस केस में हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ये स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है ही नहीं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। अगर आपका एरर जो है वो 0 हो जाए उस केस के अंदर क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या हो जाता है, मैथमेटिकली हो जाता है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। जब एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 इज ऑलवेज 4, लेकिन स्टैट के अंदर अगर आप 2 + 2 करेंगे मे बी इट्स डिफरेंट, बिकॉज उसमें एरर मार्जिन है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, एरर होता है। एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ये वजह है कि जिसकी वजह से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आगे इसके बाद जो रिग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्सप्लेनेड वेरिएबल भी कहते हैं, और उसको हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, उसको हम एंडोजेनस वेरिएबल भी कहते हैं, उसको हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, उसको हम प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, उसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके भी डिफरेंट नेम्स है, एक्सप्लेन वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सोजेनस वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल है, प्रेडिक्टर वेरिएबल है, रिग्रेसर है। तो ये डिफरेंट नेम्स और टर्म्स हैं जो डिफरेंट बुक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनका जो कह लें कि सिनोनिम है बेसिकली ये बताते हैं हमें क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या कहते हैं इन डिफरेंट बुक्स के अंदर। ये टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास सिंपल रिग्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि लीनियर रिग्रेशन है, इसके अंदर आपके पास होगा जी जी यस जी जी आप पूछें, क्या क्वेश्चन आपका, पूछें अफजल। सर इसमें क्वेश्चन ये है कि जो मॉडल के साथ एरर टर्म है, जी जी तो सर जो बेसिकली जो है जो जैसे हमने कहा कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, जी जी सो मैनी अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द कंजम्पशन यस एज वेल। यस तो एरर टर्म वो नहीं होती कि जो वेरिएबल हमने मॉडल में शामिल नहीं किए उनकी वजह से एरर आ रही होती है। हमारे जो हम कहते हैं एग्जैक्ट मॉडल नहीं है, इकोनोमेट्रिक मॉडल है, तो एरर टर्म उन वेरिएबल की वजह से जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए, बेसिकली उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है कंजम्पशन के ऊपर। बेसिकली आप जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वन वे ठीक बात कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि जब आपके पास एरर टर्म होती है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूड द मॉडल। यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू, जैसे मैंने कहा है कि आपकी कंजप्शन है हाँ और जी। जो डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन इसके अलावा भी डिपेंड करता है कि आप कंजप्शन पैटर्न आपका क्या है। आया कि आप जी जी। फ्यूचर है, आया कि आप प्रेजेंट कंजप्शन को फोकस करते हैं, आया कि आप उसमें आपकी जो कंजप्शन बेसिक नेसेसिटीज की है, आया कि लग्जरीज की है। तो वो जी जो सर। फैक्टर डिपेंड करता है आपकी। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल इंक्लूड किए हैं और हमने क्या कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इनकम है ये कंजप्शन को कितना प्रेडिक्ट कर रहा है।
जो ये जो सिंपल रिग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हमारे पास, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इनकम है वो कितना प्रोडिक्ट कर रही है कंजप्शन को, उसके जो दोनों का डिफरेंस है वो एरर है, और उस एरर में बाकी फैक्टर्स भी आते हैं, और जो हमारा जो मॉडल फिट है उसके अंदर जो कमी है, ये शॉर्ट कमी है, वो भी बताता है। आगे जब मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आपको एरर की, तो आपको समझ आ जाएगी। इस केस में जी जैसे सर। मैंने बताया अपने केस में कि अगर आप मेरे मार्क्स कहे, मेरे मार्क्स मैंने 80 कहे लेकिन मेरे 90 आ गए, मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। अगर मेरे मार्क्स मैंने 80 का मेरे आगे 70, इस केस में क्या हुआ, मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया। तो इस ये ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करने की वजह से जो चीज पर जो होता है वो क्या होता है, वो एरर होती है। और वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं मॉडल्स के अंदर, लेकिन हम उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करते अपनी लाइन फिट के अंदर। तो ये दैट्स अ जी रीजन। सर। ओके सर, थैंक उसके यू सर। बाद अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास कि आपके पास y इज अ रिग्रेसर, x इज अ रिग्रेसेंट, और यहाँ पे आपके पास y नॉट जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, b1 इज अ कोफिशिएंट है, इंटरसेप्ट से बोलते हैं, b2 एंड सो ऑन bk इज अ कोफिशिएंट्स, x2 एंड सो ऑन xki इज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ui इज एरर टर्म। और अगर हम इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखें तो b कैपिटल शोज द वेक्टर मैट्रिक्स ऑफ द बीटास, and x shows the vector matrix of the variables, and plus ui। तो उसके बाद ui जो है एरर टर्म, या इसको हम कहते हैं ये आपकी डिस्टर्बेंस टर्म है। अब उसके बाद आता है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, एक होती है सैंपल रिग्रेशन। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बेसिकली क्या होती है कि आपके पास जितना भी डेटा है, ट्रू पॉपुलेशन है, सारा डेटा आप लेते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक डिटरमिनिस्टिक पार्ट होता है और एक आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक पार्ट होता है। इसमें आप कर क्या होते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपसे वाई की फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे केस में क्या था, वाई जो था वो हमारे पास जो वाई था कंजप्शन था, और एक्स हमारे पास इनकम था। तो हम ये कोशिश कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो कंजप्शन है फाइंड कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। और इसके जो दो कंपोनेंट मैंने बताया, डिटरमिनिस्टिक पार्ट वो होता है जिसके अंदर आप जो भी आप वैल्यू चेंज करें लेकिन आपको उसकी जो वैल्यू सेम वैल्यू नंबर मिले। उसके अलावा नॉन जो सिस्टमेटिक होता है उसको हम कहते हैं रैंडम पार्ट होता है, जो एरर टर्म होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो अल्टीमेटली आपको जो डिफरेंट वैल्यूज चेंज होती हैं, मिसाल के तौर पर जब आप इक्वेशन एस्टिमेट करेंगे, एवरी जो आप वैल्यू गिवन वैल्यू देंगे उसके लिए आज से आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे।